अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने भारत से सटी अपनी सीमाओं पर मौजूद कमांडर्स को बदल दिया है। भारत से विवाद के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब चीन ने अपने कमांडर को बदला है। जाहिर है अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड से चीनी लीडरशिप बेहद नाखुश चल रही थी और इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तानी सेना में हुए इन बदलावों का मतलब क्या है और भारत पर इसका क्या असर होगा। लद्दाख विवाद में चीनी सेना के प्रदर्शन से चीनी सरकार नाखुश। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को फिर बदला गया। गलवान विवाद के बाद चीन ने तीसरी बार अपना कमांडर बदल दिया। 9 महीने में वेस्टर्न कमांड के कमांडर को 3 बार बदला गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे चीनी सेना भारत के लिए तैनात अपने थिएटर कमांड के कमांडर को इतनी जल्दी बदल रही है। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड से खुश नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे चीनी सरकार का भरोसा अपने ही कमांडर से उठता जा रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये आमतौर पर होने वाला बदलाव नहीं है। ऐसा कम ही देखा गया है कि 1 साल के भीतर किसी कमान के 4 कमांडर्स को बदल दिया गया हो, और वो भी तब जब आपका विवाद भारत जैसे ताकतवर देश के साथ चल रहा हो। वेस्टर्न थिएटर की कमांड अब जनरल वांग हेजियांग को सौंपी गई है। इसी साल जून में जनरल शू क्यूलिन को कमांडर बनाया गया था। दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग ईस्टर्न कमांड के कमांडर बनाए गए थे। दरअसल गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ वो चीन के लिए बेहद शर्मनाक था। चीनी सेना की कमजोरी साफ दिखी थी। इसी वजह से कई महीनों तक चीन ये छुपाता रहा कि उसके कितने सैनिक उस खूनी संघर्ष में मारे गए। आखिरकार जब चीन के भीतर ही विरोध बढ़ा, चीनी सेना की किरकिरी होने लगी, चीनी सेना की काबिलियत पर सवाल उठने लगे, तो मजबूर होकर चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। चीन ने भले ही इस बात को स्वीकार किया हो कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए हों, लेकिन पूरी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है। क्योंकि रूस और अमेरिका की एजेंसियों की माने तो गलवान घाटी की हिंसा में चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे गए थे, और वेस्टर्न थिएटर कमांड में लगातार हो रहे बदलाव इस बात का संकेत है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्यों वेस्टर्न थिएटर कमांड में यह बदलाव अच्छे संकेत नहीं है? इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड पर ही भारत की जिम्मेदारी है। चीनी सेना का यही थिएटर कमांड लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। अब तक जो भी विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, वो सब इसी कमांड की वजह से हुए हैं। लगातार कमांडर को बदलना ये भी बताता है कि चीनी सरकार अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए नए कमांडर्स ला रही है, लेकिन कोई भी कमांडर भारत के खिलाफ उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है जो उन्हें चाहिए। चीन ने लद्दाख वाले इलाके में घुसपैठ की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अपने इस शर्म को छुपाने के लिए वो नए कमांडर लेकर आया, लेकिन टेस्ट में नए कमांडर्स भी लगातार फेल हो रहे हैं। चीन जानता है कि ये 62 वाला भारत नहीं है। 62 की लड़ाई के बाद भारत की सारी तैयारियां चीन को ध्यान में रखकर ही की जा रही हैं, और भविष्य में भी यही रास्ता अख्तियार किया गया है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने दिल्ली में CII द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि चीन को ध्यान में रखते हुए ही हथियारों और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है। Looking at a northern neighbor, we have to have areas, niche technologies, niche capabilities, which must be built in-house from our own industry. Be it in weapons, be it in sensor, be it in AI and decision support system, shortening the OODA loop, wherever you say. Whatever new surprises that we can spring in the next conflict. देश की सेनाएं जानती हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत इसी कड़ी का हिस्सा है। इधर चीन के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने भी अपने टॉप कमांडर्स में बड़े बदलाव किए हैं। जाहिर है पाकिस्तानी सेना को भारत के साथ साथ अफगानिस्तान सीमा की भी चिंता है। पाकिस्तान ने भी LOC पर अपने कमांडर को बदल दिया है, और सिर्फ LOC वाला कमांडर ही नहीं बल्कि और भी कई कमांड के कमांडर्स बदले गए हैं। LOC की सुरक्षा में तैनात कमांड के कमांडर को बदला गया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को रावलपिंडी कोर का कमांडर बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को मुल्तान कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना के मुल्तान कोर मुख्य स्ट्राइक कोर में से एक है। दरअसल इन बदलावों के पीछे की बड़ी वजह कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ है। जब से सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा। पहले सीज फायर की आड़ में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता था, इसलिए उसने पुराने कमांडर को हटा दिया, क्योंकि वो चाहता है
कि कश्मीर को हर कीमत पर परेशान करता रहे, लेकिन भारतीय सेना उसके हर मंसूबे को फेल कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं और बात तालिबान की। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, ये पहले वाला तालिबान नहीं है, लेकिन ये सारे दावे अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के चौथे हफ्ते में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहले से लग रहा था, महिलाओं का दमन तालिबान ने करना शुरू कर दिया है। आज उसने आदेश दिया कि किसी भी खेल में महिलाओं के खेलने पर रोक होगी। ये तस्वीरें अब अफगानिस्तान में कभी नहीं दिखेंगी। तालिबान ने महिलाओं को किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। जिन बेड़ियों को तोड़कर अफगानिस्तान की लड़कियां आगे बढ़ रही थीं, एक बार फिर से वो उन्हीं बेड़ियों में जकड़ दी गई हैं। सरकार बनाते ही सबसे पहला आदेश जो जारी हुआ है वो ये कि अफगानिस्तान में महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लगाई जाती है। अफगानिस्तान की लड़कियां अब किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। महिलाओं को पहले से पता था कि तालिबान राज आते ही अफगानिस्तान में सबसे पहली शिकार वही बनेंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ कुछ बहादुर अफगानी महिलाएं तालिबान का विरोध कर रही हैं। वो सड़कों पर है, तालिबान के बिल्कुल सामने हैं। ये तस्वीरें काबुल की हैं। यहाँ पर महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया बिना डरे। के हाथों में उस महिला की तस्वीर है जो प्रेग्नेंट थी, तब भी तालिबान ने उसे मार दिया। तालिबान के सामने बिना किसी खौफ के प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं की मांग थी कि तालिबान सरकार में महिलाओं को भी जगह दी जाए। अफगानिस्तान की जो नई सरकार बनी है उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि तथाकथित बदले हुए तालिबान में कुछ भी नहीं बदला है। महिलाओं के लिए उनकी सोच वही सदियों पुरानी है। इसीलिए तो तालिबान की सरकार में एक भी महिला को जगह नहीं मिली है। इसके खिलाफ भी काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। तालिबानियों के सामने उन्होंने अपने हक के लिए नारे लगाए। उनका कहना था कि महिलाओं के बिना तालिबानी सरकार की कैबिनेट असफल है। वहीं फैजाबाद में भी बदख्शां महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने ये प्रदर्शन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्स के लिए किया। तंग आकर तालिबान ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं की पिटाई की, जिसमें कई महिलाएं जख्मी हो गईं। तालिबान अफगानिस्तान में क्या करने वाला है, इसका एक और सबूत दिया वहां के नए शिक्षा मंत्री ने। अब्दुल बाकी हक्कानी को तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनते ही उन्होंने ज्ञान दिया है कि अब पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो इसके बिना ही शिक्षा मंत्री बन गए। अब आप सोच सकते हैं कि तालिबान राज में अफगानिस्तान के उन बच्चों का क्या भविष्य है जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। जाहिर है तालिबान की मंशा वही पुरानी वाली है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखो, मदरसे में कट्टरपंथ की शिक्षा दो और उन्हें अपनी फौज में जिहाद के लिए शामिल करो। जिस देश के शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अहमियत का ही ज्ञान ना हो, उस देश का भविष्य कितना अंधकारमयी है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसानों के आंदोलन के बीच एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए से बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया गया है, यानी 35 रुपए का इजाफा किया गया है एमएसपी में। सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। करनाल में किसान और प्रशासन के बीच इस समय बातचीत चल रही है। करीब 2.5 घंटे से ये बातचीत हो रही है। कल से ही किसान डीसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मिनी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं किसान। 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की मांग, एसडीएम को सस्पेंड करने और केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने गए किसानों पर 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें
एक किसान की जान चली गई थी। कल उसी के विरोध में किसानों ने महापंचायत की और उसके बाद महामार्च निकाला और डीसी दफ्तर को घेर लिया। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। जैनेंद्र, इस समय का मैं अपडेट आपसे चाहूंगी क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत चल रही है डीएम और किसान नेताओं के बीच, लेकिन इस समय क्या कुछ? बिल्कुल शोभना, मैं अपडेट दे दूं कि करनाल के जिलाधिकारी कार्यालय में किसान नेताओं और जिला प्रशासन, जिसमें डीएम और एसपी हैं, तकरीबन पिछले 2.5 घंटे से बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में ये बैठक जो है कि वो खत्म होगी। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसकी तैयारी है। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः इस बैठक में, यानी प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो बैठक चल रही है, उसमें कोई फॉर्मूला, समझौते का फॉर्मूला, सुलह का फॉर्मूला या फिर एक ऐसी बात जिसमें कि दोनों पक्ष सहमत हो, इस पर संभवतः इसके करीब पहुंच गए हैं। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि अभी भी इंतजार है कि ये बैठक खत्म हो प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो जारी है, और इसके बाद ऐलान क्या होता है, क्या प्रशासन यानी हरियाणा सरकार जो है वो करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा पर कार्रवाई करने को तैयार हो जाती है, जो उन्हें सस्पेंड करने की मांग हो रही है, साथ ही साथ उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, क्या इसको लेकर तैयार हो रही है हरियाणा सरकार, या फिर वो किसान नेताओं को मनाने में कामयाब हो रही है? इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा शोभना। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर में स्थिति करनाल को लेकर के साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक प्रदर्शनकारी किसानों की बात है, तो वो साफ तौर पर झुकने के मूड में नहीं है और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक हरियाणा सरकार मांगे नहीं मानती, यानी कार्रवाई नहीं करती आरोपी एसडीएम पर, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल करनाल जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आप जैनेंद्र नजर बना के रखिए और बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को समझा दें कि आखिर ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये इतना विकराल रूप क्यों लेता जा रहा है। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे किसान। ऐसे में लाठीचार्ज की वजह से एक किसान की मौत भी हुई थी और इसी का विरोध ये लगातार किसान कर रहे हैं। एसडीएम के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। कल करनाल में किसानों ने महापंचायत की। करनाल में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा और उसके बाद महामार्च निकाली गई और रात से ही डीसी दफ्तर के बाहर ये किसान घेराव कर धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम पर हत्या का केस चलाने की मांग इन किसानों के द्वारा की जा रही है। एसडीएम का सरकार ने पहले ही तबादला कर दिया है। अब किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहां धरने पर ही बैठे रहेंगे। और मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की उससे साजिश के हर तार का खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए मनसुख हिरेन की हत्या करवाई थी। वाजे ने राज खुलने के डर से मनसुख हिरेन की हत्या करवाई और इसकी जिम्मेदारी प्रदीप शर्मा को दी। प्रदीप शर्मा ने इसके बाद सुपारी देकर मनसुख हिरेन की हत्या करवाई। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की पूरी साजिश सचिन वाजे ने ही रची थी। चार्जशीट की बड़ी बात यह भी है कि इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन इस चार्जशीट पर विवाद पैदा हो गया है। एनसीपी ने एनआईए की जांच पर ही सवाल उठाए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, एनआईए की चार्जशीट सामने आ चुकी है, हर तथ्य का खुलासा हो रहा है। हालांकि कोर्ट में ये चार्जशीट कितना टिक पाएगी ये अभी इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से एक विवाद खड़ा हो गया है प्रदीप शर्मा के रोल को लेकर और दूसरा परमबीर सिंह का नाम चार्जशीट में नहीं है, ये एक बड़ा विवाद का विषय। शोभना, देखिए निश्चित तौर पर जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया है उसके मुताबिक कई दावे किए हैं और अगर चार्जशीट के मुताबिक तमाम बड़े खुलासे भी सामने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात शोभना तो यह है कि जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी उसकी साजिश कहीं और नहीं रची गई, बल्कि न्याय के मंदिर जहां लोग उम्मीद लेकर जाते हैं पुलिसकर्मियों से गुहार लगाने के लिए, मुंबई पुलिस के मुख्यालय में रची गई। मुंबई पुलिस के मुख्यालय में सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और सुनील वाले, इन तीनों की लगातार कई राउंड की मीटिंग हुई और वहां मनसुख की हत्या की साजिश रची गई।
गई। दूसरी बात, सचिन वजे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इतना गुमराह किया, ये बातें चार्जशीट से सामने आती है कि उसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री अनिल देशमुख, उस समय के गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी अंधेरे में रखा ताकि वो उस पर विश्वास कर सके। तीसरी बात, पूरा मॉडल्स जो समझ में आया है वो एक्सटॉर्शन का समझ में आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें परमवीर सिंह का नाम चार्जशीट पर नहीं है, लेकिन एक आरोप बेहद गंभीर लगते हैं। वो आरोप है कि साइबर एक्सपर्ट जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मुझे खुद परमवीर सिंह ने अपने केबिन में 5 लाख रुपए दिए। मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ है। सूरज, परमवीर सिंह का चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है। साइबर एक्सपर्ट दावा कर रहा है कि उन्होंने अपने केबिन में 5 लाख रुपए दिए मैनिपुलेट करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जय-उल-हिंद का थ्रेट आया था एंटीलिया कांड के समय की, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये हमने किया है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ये जो जय-उल-हिंद का पोस्ट है वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से किया गया है, और ये रिपोर्ट सामने आई थी। उसी रिपोर्ट पर एक साइबर एक्सपर्ट ने उस रिपोर्ट को बनाया था, उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो मुंबई किसी खास ट्रेनिंग पर्पज से आया था। वो आईपीएस को ट्रेनिंग देता है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी काम करता है। इसी बीच परमवीर सिंह ने अपने केबिन में बुलाया, और जब जय-उल-हिंद, जिस तरह से इजराइल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ था, जय-उल-हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उस विषय पे जब बातचीत चल रही थी कि इस तरह का एक मैसेज आया था जो तिहाड़ जेल से हुआ होगा, ऐसा उनको लगता है। इस पर परमवीर ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसे लिखित रूप से दीजिए, और ये लिखित रूप से देने के बाद उसमें ये जो थ्रेट था एंटीलिया का, जो टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, उसे लगाने के लिए कहा गया, जिसके एवज में 5 लाख कैश दिए गए थे। देखिए, बेहद गंभीर आरोप हैं, और चार्जशीट में जो बातें आई हैं 5 लाख रुपए देने की, ये कहीं न कहीं परमवीर सिंह को कटघरे में खड़े तो करते, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं है। पर सवाल उठता है कि क्या चार्जशीट में नाम नहीं है तो उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया है? बिल्कुल ठीक है। और ये जो विवाद मृत्युंजय बता रहे हैं, इसी पर हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि एनसीपी का क्या कुछ कहना है। एनसीपी कह रही है कि एनआईए परमवीर सिंह को, यानी पूर्व पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती है। सुन लेते हैं। एनआईए की चार्जशीट से पूरी तरह से एंटालिया मामले पे सवालिया निशान खड़े हो गए। वजह को मुख्य आरोपी बनाया गया। पूरी तरह से पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि परमवीर सिंह जी को बचाने के एवज में अनिल देशमुख जी पे आरोप उनके जरिए लगाया गया। वो अधिकारी जो इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसे नियुक्ति करने का काम पूर्व कमिश्नर साहब ने किया, विशेष अधिकार देके अलग सेल बनाकर सारी जिम्मेदारी मुंबई शहर की क्राइम ब्रांच की सौंपी गई। एंटालिया केस के बाद उसी की जांच उन्हीं अधिकारी को देने का काम किया गया। जब ये मामला सामने आया, मंत्री को, मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम कमिश्नर साहब ने उस समय में करने का काम किया। उसी कमिश्नर साहब ने जब ये मामला बड़ा हो गया तो बंद दरवाजे में वजह के साथ बैठक करने का काम किया, और जिस तरह से चार्जशीट सामने आई है, सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है उसे आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। जो उन्हें वादा किया गया था कि हम तुम्हें एंटेलिया केस में बचा लेंगे, एनआईए की चार्जशीट, उस एनआईए की तपास जिसमें कमिश्नर साहब को एक बार भी पूछा नहीं गया, कभी उनसे पूछताछ नहीं की गई, जो अधिकारी उनके जरिए नियुक्त किया गया था वो मुख्य आरोपी है। हमें लगता है एनआईए ने जो मुख्य आरोपी है उसे बचाकर वजह के सर पर पूरा ठिकरा मर दिया है, और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसे केंद्र की सरकार ने बचाने का काम किया है, ये स्पष्ट है। तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक को आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि एनआईए को जांच करने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ तो नवाब मलिक साहब को पता ही था। मेरे साथ मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, एनआईए एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी, रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, शानदार एजेंसी, उसने एक जांच की, उसने अपनी एक चार्जशीट दायर की, लेकिन नवाब मलिक साहब को बहुत एतराज है, और शायद एतराज की वजह अनिल देशमुख है, क्योंकि परमवीर सिंह अनिल देशमुख के खिलाफ खुलकर सामने आ गए, और इसीलिए ये पूरी सियासत। बिल्कुल सही कहा आपने।
बिल्कुल सही कहा शोभना आपने। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दांवपेच है और नवाब मलिक एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, तो वो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल लाइन लेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका यहाँ पर निभाई है, वो अपना एक राजनीतिक लाइन ले रहे हैं। लेकिन देखिए, हम एनआईए इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। एनआईए ने अपनी जांच में जो चीजें रखी हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। परमवीर सिंह का नाम का जिक्र नहीं है, इसके पीछे कई वजह भी हो सकती हैं। एक तो ये कि परमवीर सिंह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, एक सिविल पर्सन नहीं है, डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं, तो बहुत सावधानी एनआईए ने बरती होगी। हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया गया हो, या हो सकता है कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हाथ लगा हो, पर जो बयान लिए गए हैं इसमें 158 लोगों के बयान जो है वो लिए गए हैं। 20 लोगों के बयान जो है सीक्रेट में है, यानी कि लिफाफे में, बंद लिफाफे में दिए गए हैं। सूरज, परमवीर सिंह का नाम नहीं है, राजनीति हो रही है। एनसीपी ये कह रही है कि परमवीर सिंह को बचाने का काम हो रहा है, वो बीजेपी के इशारे पर, यानी एनआईए सेंट्रल एजेंसी उसके इशारे पर हो रहा है। क्या मायने निकाले जाए? एनआईए की चार्जशीट में नाम नहीं है, पर एक गंभीर आरोप लगा है। जी बिल्कुल। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मुंबई पुलिस के एक एसीपी ने भी अपने बयान में ये बात बताई है कि जब मनसुख की डेथ जिस दिन हो गई, उस दिन परमवीर ने वजह को थाने भेजा था ताकि देखकर पता लगाया जा सके कि वहां क्या कुछ हो रहा है। उसके तुरंत बाद वजह को वर्षा बंगले पे बुलाया गया, जहां पर उद्धव ठाकरे को इन चीजों की ब्रीफिंग चाहिए थी। उस मीटिंग जिस तरीके से परमवीर सिंह का नाम सामने आया, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का नाम लिया, लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई नेता या कोई राजनीतिक दल इस तरह एक एजेंसी पर आवाज उठाता है तो तमाम उन आईपीएस अधिकारियों पर, तमाम जांच अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है, जो एक तरीके से फोर्स के लिए डिमोरलाइजिंग होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।